Hello students, how are you? I hope you all are fine. So students, you all are attending your classes of all the subjects. Don't skip the classes because it is very essential for you because you will be preparing for your board exams. So students, in the continuation of the chapter Nationalism in India, I will start the next topic, that is the First World War, Khilafat and Non-Cooperation. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का रोल जो नेशनलिज्म के आग को सुलगाए रखा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. In the year after 1990, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new mode of struggle. How do we understand this development? What implication did they have? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1919 के बाद मीन्स आफ्टर 1919 के बाद यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए और जो संघर्ष हुए, ये किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में फैले, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. साथ साथ इस संघर्ष में कौन कौन जो ग्रुप जो है इसमें जुड़े, उनके बारे में पढ़ेंगे. प्लस फिर हम लोग जानेंगे द मोड ऑफ स्ट्रगल. मोड ऑफ स्ट्रगल कहने का मतलब हमारे संघर्ष की पद्धतियाँ, मीन्स पैटर्न. जैसे जनरली क्या होती है, जैसे युद्ध होता है क्या होता है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस होते हैं, लोग मारे जाते हैं. जनरली युद्ध हम क्या बोलते हैं, हिंसक रूप को मानते हैं, युद्ध मीन्स हिंसा. लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये मोड ऑफ स्ट्रगल जो है, किस प्रकार गांधी जी ने ये मोड ऑफ स्ट्रगल का पद्धति को जो ये चेंज किया, मीन्स बिना लड़े हुए, बिना युद्ध किए हुए हम लोगों ने अपनी आज़ादी को हासिल की. तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. साथ साथ पढ़ेंगे कि ये जो मोड ऑफ स्ट्रगल जो है, नई पद्धति के अनुसार ये जो संघर्ष हुए, इसकी क्या परिणाम मिले, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है दो पावर्स के बीच में लड़ी गई, जो 1914 और 1918 के बीच में हुई. इसमें दो पावर्स थे, एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स. चूँकि भारत जो था वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व तो नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव जो था वो इंडियंस और इंडिया पर बहुत गहरी छाप छोड़ा. तो इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहले ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये क्या किए, ये हमारे देश में नई नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा की. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. जनरली युद्ध होता है तो खर्च भी बहुत होता है. जैसे युद्ध लड़ने के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन चाहिए, यानी गन, बॉम्ब्स, ये सब चाहिए. तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए. तो इसी प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ गया था. किसका बढ़ गया था, हमारे कॉलोनाइजर्स का, यानी ब्रिटिशों का. तो क्योंकि इंडियंस तो डायरेक्ट रूप से इस प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा तो नहीं ले रहे थे, तो ये इस युद्ध में किसने पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश ने, जो एलाइड ग्रुप्स में थे. तो ब्रिटिश एक्सपेंडिचर जो है, इनके डिफेंस एक्सपेंडिचर थे ये बढ़ गए. तो इसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, युद्ध के नाम पर वॉर लोन्स लिया. और वॉर लोन्स लिया तो लोन लेना, जो भी लेते हैं तो उसको चुकाना भी तो पड़ता है. तो ब्रिटिशों ने इसके चुकाने के लिए वो कौन सा ज़रिया इस्तेमाल किया, उन्होंने इंडियंस की ओर रुख किया. इन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिए, और साथ साथ वो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे वो अपने वॉर लोन्स का कर्ज को पूरी तरह से चुका सके. तो इन्होंने ये सब जो किया, इससे क्या हुई, इंडियंस जो है पूरी तरह से खफा हो गए. क्योंकि एक तो इंडियंस इस रूप में पार्टिसिपेट तो थे नहीं, किसी रूप में इंडियंस इसमें जुड़े हुए तो थे नहीं, लेकिन इन लोगों को क्या है, पैसा जो है इन लोगों को चुकाना पड़ रहा था. इसलिए इन लोगों को टैक्स में भी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था. इसके कारण इन लोग बहुत गुस्से में और खफा थे.
Through the war years, price increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for common people. कहने का मतलब ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही थी और 1913 और 1918 के बीच में सामान की कीमतें जो है वो क्या हो गई, दुगने हो गए। कहने का मतलब उस वक्त मान लो फूड ग्रेन्स 20 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन ये जो प्रथम जो युद्ध के दौरान यही जो चीज़ें जो थे ये क्या हो गई, 40 रुपये में मिलने लगी। कहने का मतलब वो सामान के दाम जो है वो दुगने हो गए। इससे क्या हुए, इंडियंस को किसी चीज़ सामान को खरीदने के लिए दुगना पैसा अदा करना पड़ रहा था। इसके कारण क्या हुई, उन लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने लगी, क्योंकि पहले तो वो जनता पहले से गरीब थे और उस पर भी वो किसी सामान के लिए दुगना पेमेंट करना पड़ रहा था, इसलिए उन लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई। यही यहाँ बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम हार्डशिप, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। Villagers were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, ग्रामीणों में रोष हो गया। मीन्स ये लोग गुस्से में थे। ये जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यहाँ जो बोला जा रहा है, ये FORCE, फोर्स नहीं है, FORCED, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब जबरन भर्ती करना। वैसे जनरली जो युद्ध जो होता है उसमें क्या होता है, पैसे तो लड़ेंगे नहीं, सोल्जर्स लड़ेंगे। तो युद्ध जो होता है तो क्या होता है, सोल्जर्स मारे भी जाते हैं, तो उसके जगह नए सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है, नए सोल्जर्स को भेजा जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहे थे, मीन्स जबरन इन लोगों को सिपाही में भर्ती किया जा रहा था और उन्हें युद्ध में भेजा जा रहा था। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियंस बहादुर होने के बावजूद भी वे लोग लड़ना नहीं चाह रहे थे। क्यों, ऐसा क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि उन लोगों को लड़ने के लिए फीलिंग नहीं था। जैसे कहने का मतलब आज जो इंडियन सोल्जर जो लड़ते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर देश के प्रति प्रेम है, उस प्रेम और भावना जो है उस पर वो लड़ते हैं। लेकिन यहाँ इंडियंस को जो ज़बरदस्ती जो भेजा जा रहा था उनके पास तो कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए इन लोगों का गुस्सा था। एक तो वो जानते थे कि ये युद्ध जो है हमारे देश के लिए नहीं है, ना वो हमारा देश इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन वो दूसरे के लिए लड़ने जा रहे थे। तो ये लोग ने सोचा कि दूसरे के युद्ध में मैं क्यों मरूं, इसलिए वे लोग सिपाही में भर्ती नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए ब्रिटिशों ने उन लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती सिपाही के रूप में करा रहे थे। Then in 1918-19 and 1920-21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. 1918 और 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में क्या हुई, फसलें खराब हो गई। कहने का मतलब उस वक्त नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है वो अपने गिरफ्त में ले लिया, फसल खराब हो गई, साथ साथ क्या हुई, महामारी भी फैली। उस महामारी का नाम क्या था, फ्लू महामारी फैली। और 1921 में जो जनगणना हुई, इस जनगणना से क्या पता चली, लगभग 120 to 130 लाख लोग जो है इस नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण मारे गए। मीन्स एक फसल भी खराब हुई, दूसरी बात ये महामारी, तो भूख के कारण और प्लस बीमारी के कारण लोग जो है लगभग 120 से 130 लाख जो है ये मारे गए। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. लोगों को लगा कि युद्ध के बाद सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय नया नेता सामने आया और स्ट्रगल का नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। वे कौन थे पता है? वे थे महात्मा गांधी। यहाँ न्यू स्ट्रगल, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है। ये क्या था, क्या जानते हो? वो क्या था? वो सत्याग्रह। कहने का मतलब बिना लड़े दुश्मन को पराजित करना, दैट मीन्स अहिंसा के जरिए। तो महात्मा गांधी ने यही जो सत्याग्रह जो है, ये सत्याग्रह को आगे जो है वो नए आयाम तक ले गए और बिना लड़े इन्होंने हमें ब्रिटिश से आज़ादी दिलाई।
So our next topic is the idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. महात्मा गांधी भारत वापस जनवरी 1915 को लौटे. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. जैसे कि आपको पता है, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका नाम क्या दिया गया? सत्याग्रह. और सत्याग्रह का मतलब जानते हो क्या होता है? सत्याग्रह मतलब सत्य पर आग्रह करना, वो भी अहिंसा के मार्ग पर. तो गांधी जी का जीत का मूल मंत्र क्या था? यही सत्याग्रह और अहिंसा. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. कहने का मतलब सत्याग्रह का विचार किस पर बल देता है? सत्य की शक्ति और खोज पर आग्रह, वह भी बिना हिंसा किए हुए. कहने का मतलब सत्याग्रह क्या है? शुद्ध आत्मबल है. और कहा जाता है कि अगर आपका आत्मबल मजबूत हो तो कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य भी वो आसानी से हो जाता है. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. कहने का मतलब सत्याग्रह हमें बताता है कि यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो अन्याय करने वाला का मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं. Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence. कहने का मतलब कोई भी सत्याग्रही अहिंसा के सहारे यानी प्रतिशोध और आक्रामकता के बिना अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं. जैसे हम लोग ने इतिहास में देखा, महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह का प्रभाव देखा हमने. अब प्लस आपने अपने समय मीन्स प्रेजेंट टाइम में भी देखा, आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा. उन्होंने क्या किया? इस सत्याग्रह आंदोलन से ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उन्होंने इसको लागू करवाया. तो ये है प्रेजेंट समय का सत्याग्रह का प्रभाव. ओके, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइसनेस ऑफ द ऑपरेसर. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस. कहने का मतलब बोला जा रहा है कि हम लोग जो है किसी भी ऑपरेसर का मीन्स कहने का मतलब जो हम पर दमन कर रहा है, जो हम पर शोषण कर रहा है, उस पर जीत कैसे हम पा सकते हैं? बस इस अहिंसा के द्वारा. और इस अहिंसा में हम क्या करते हैं? बस शत्रु की जो चेतना जो है उसको हम लोग जगाते हैं. मीन्स उससे हम फिजिकली लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बस उसकी चेतना को जगाकर हम अपने जीत को पाते हैं. बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ. महात्मा गांधी बिलीव्ड that this dharma of non-violence could unite all Indians. कहने का मतलब इस संघर्ष का अंततः क्या होती है? सत्य की जीत होती है. कहने का मतलब जो सत्याग्रह जो है ये क्या है? सत्य की जीत की एक पहचान है. गांधी जी ने भी देखा कि उन्होंने विश्वास था कि अहिंसा जो है ये जो क्या था? उनके लिए एक धर्म था. और इसी अहिंसा जो है सभी भारतीयों को क्या हुआ? एकता के सूत्र में बांध सकता है. तो गांधी जी ने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया था. तो बाद में गांधी जी ने इसी चीज़ को उपयोग करके मास मूवमेंट स्टार्ट की, तो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस. महात्मा गांधी जो है इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या किया? लगभग सभी क्षेत्र में दौरा किया. और दौरा करने के बाद उन्होंने कई स्थानों पर क्या हुआ? उन्होंने आंदोलन चलाया. तो ये कौन कौन से आंदोलन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. तो सबसे पहले उन्होंने 1916 में कहाँ गए? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया. और यह आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ. और यहाँ क्या हो रहे थे? जो वहाँ के जो किसान जो थे, आप लोग ने जूनियर क्लासेस में ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, इंडिगो नील की खेती के बारे में पढ़ा होगा. तो उस समय क्या होता है? पीजेंट्स को ज़बरदस्ती जो है इंडिगो प्लांटेशन के लिए बोला जाता था.
मीन्स उनके जो खेत जो थे, खेत के एक हिस्से में उन्हें इंडिगो जो है ज़बरदस्ती प्लांटेशन करना पड़ता था। अब बाद में वही क्या होता था, वो प्लांटेशन जब हो जाता था, मीन्स इंडिगो जब तैयार हो जाता था, फिर ब्रिटिश लोग उसको ले जा करके अपने देश में जा करके उसे बेचते थे, क्योंकि उस वक्त जो है ये बहुत ही कीमती था। मीन्स इंडिगो क्या है, एक तरह से डाई, मीन्स डाई कलर है ये। तो ये क्या था, जो किसान लोग जो अपने खेत में जो लगाते थे, इससे क्या होता था, उनके खेत जो है बंजर हो जाते थे। और प्लस वो जो बाद में जो फॉडर, मीन्स जो बाद में जो प्लांटेशन का जो बचता था, वो जानवर भी नहीं खाते थे। तो इससे क्या होता था, किसान का नुकसान होता था। तो एक तो वो जो इंडिगो लगाते थे उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता था, और पानी एक तो अपने एक खेत के एक हिस्से में अगर इंडिगो लगा रहे हैं और दूसरे हिस्से में अगर अपने बाकी फसल्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, बाकी फसल्स को पानी नहीं मिल जाता। इससे क्या हो रहा है, उनके बाकी फसल्स भी बर्बाद हो जाते थे। तो किसान, ब्रिटिश ने क्या किया, इन लोगों को ज़बरदस्ती बोला जाता था कि आपको इंडिगो लगाना है। तो इसी के खिलाफ जो है किसानों ने आंदोलन किया। तो इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने इन लोगों का साथ दिया और एक उग्र आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम दिया गया चंपारण मूवमेंट। तो इसमें लास्ट में क्या हुई, इस सत्याग्रह महात्मा गांधी ने यहाँ भी अपना आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन के रिजल्ट क्या हुई कि वहाँ भी किसानों की जीत हुई, और बाद में ये जो ऑर्डर दिया गया था इंडिगो लगाने के लिए, वो ऑर्डर को हटा दिया गया। Then in 1917 he organized a satyagrah to support the peasants of Kheda district of Gujarat. Affected by the crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. फिर महात्मा गांधी ने 1917 में एक नया आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा क्या है, गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खेड़ा। उस क्षेत्र में क्या, ब्रिटिशों ने उस वक्त हैवी टैक्सेशन लागू कर दिया था। साथ साथ ये भी मतलब ऑर्डर दिया गया था कि अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनके प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद सब सीज कर दिए जाएंगे। और इसके पहले आपने पढ़ा था 1917-18 में इंडिया जो था उस वक्त नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौर में गुजर रहे थे। ये मीन्स एपिडेमिक स्टार्ट हो गए थे, फेमिन हो गए थे, फसल्स बर्बाद हो गए थे, ये आपने पढ़ा था। तो उसी समय जब ब्रिटिशों ने टैक्सेशन जो लगाया, ये क्या हुआ, किसान के लिए बहुत भारी पड़ने लगा। एक तो वो फसल भी नहीं, तो पैसा कहाँ से वो देंगे। तो इसी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। सबसे पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश ऑफिशियल से, उन्होंने तो माना नहीं, तो फिर उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने उनका साथ दिया। बाद में फिर जो ऑर्डर ब्रिटिश ने जो दिया, उनके सामने वे भी ऑर्डर हट गए। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. फिर 1918 में महात्मा गांधी ने दूसरा आंदोलन स्टार्ट किया। उसका नाम क्या था, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। इसमें क्या था, ये कॉटन मिल वर्कर्स और वर्कर्स से संबंधित थे। इसमें वर्कर्स जो थे ये क्या कर रहे थे, वे ज़्यादा वेजेस के लिए डिमांड कर रहे थे। और ऐसे भी अहमदाबाद उस वक्त क्या था, एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था, और इसमें वर्कर्स लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, इसलिए उन लोगों ने डिमांड किया हायर वेजेस के लिए। लेकिन गुजरात मिल ओनर्स जो है इसको नहीं मान रहे थे। तब गांधी जी ने क्या किया, उन लोगों का साथ दिया, और यहीं जो है पहला हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुआ। तो यहाँ आंदोलन जो है, मीन्स लोग जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे, साथ में गांधी जी भी बैठे, और लास्ट में चौथे दिन जो है ये बाद में गुजरात मिल ओनर्स जो है इनके डिमांड्स को माना और ये आंदोलन को रुकवाया। मीन्स कहने का मतलब यहाँ भी वही हुई, सत्य की जीत हुई।